हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये वाला लेसन डिस्कस किया था ना, और उस लेसन को हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक पढ़ा था, फर्स्ट पेज पढ़ा था। और इस फर्स्ट पेज में हमने क्या रीड करा था कि एक फार्मर था, उसके 4 बेटे थे और वाइफ थी उसकी एक। तो वो लोग अपने फार्म में बहुत कठिन परिश्रम करते थे और उस कठिन परिश्रम की वजह से उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती थी और इस वजह से वो बहुत अमीर हो गए थे। लेकिन दूसरे फार्मर्स जो थे वो बहुत आलसी थे। उनको लगता था कि ये जो ओल्ड फार्मर है वो मैजिक ट्रिक्स जानता है, तो वो फिर उनको समझ नहीं आता था कि हमारे खेतों में अच्छी क्रॉप्स नहीं होती। तो वो हेड ऑफ द एरिया को जाके बोले कि सर ये ओल्ड फार्मर तो जो है वो मैजिक ट्रिक्स जानता है और उसकी वजह से हमारे खेतों में अच्छी फसल नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बताइए। तो वो हेड ऑफ द एरिया क्या बोले थे कि ठीक है, मैं इस मैटर पर सोचूंगा, अभी आप लोग जाइए। और तो जब वो सेटिस्फाइड हो गए थे सारे फार्मर्स, तो वो अपने अपने घर को चले गए थे। ठीक है, आगे का लेसन आप इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आगे क्या दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट पेज में। द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज। जब उन्होंने हेड ऑफ द एरिया ने सारे लोगों को वापस भेज दिया था ना, तो अगले दिन क्या हुआ कि वो जो हेड ऑफ द एरिया थे ना, वो केम टू द विलेज, गांव में आए इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब वेश बदल कर आए। वेश बदल के आना होता है ना कि दूसरे कपड़े पहन के आ गए या अपना कुछ मेकअप ऐसा चेंज करके आ गए, तो डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब वेश बदल के आना कि कोई उनको पहचान नहीं पाए कि हेड ऑफ द एरिया है। ठीक है, he reached the old farmer. वो किसके पास पहुंचे? बूढ़े किसान के पास पहुंचे। he saw the old farmer and his 4 sons working very hard in their field. he saw मतलब देखा। उन्होंने देखा कि old farmer and his 4 sons और उनके चारों बेटे working very hard in their field, वो बहुत कठिन परिश्रम खेत में कर रहे हैं उनके। the old man welcomed the stranger. तो old man जो था उसने इनका स्ट्रेंजर, ये तो उसके लिए स्ट्रेंजर ही हो गया था ना, क्योंकि ये डिस्गाइज वेश बदल के आए थे, ये तो पहचान नहीं पाता ओल्ड फार्मर इनको। ठीक है, तो द ओल्ड मैन वेलकम द स्ट्रेंजर। ओल्ड मैन ने क्या किया, बूढ़े आदमी ने क्या किया, वो स्ट्रेंजर का वेलकम किया, अपरिचित व्यक्ति जो था उसका वेलकम किया। एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उनको पीने के लिए क्या दिया? पानी दिया। ठीक है, देन ही टुक हिम होम एंड गेव हिम फूड टू ईट। उसके बाद देन ही टुक हिम होम, उसके बाद वो उनको घर लेके गया। टुक हिम होम मतलब लेके गया घर। एंड गेव हिम फूड टू ईट, और उनको खाने के लिए क्या दिया? खाने के लिए खाना दिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम द 4 sons of the old farmer also came there. द 4 sons मतलब चारों बेटे जो थे वो ओल्ड फार्मर के, वो भी वहां पर आ गए। ड्यूरिंग डिस्कशन द स्ट्रेंजर सेड टू द ओल्ड फार्मर। जब उन लोगों का डिस्कशन हो रहा था ना, तो स्ट्रेंजर सेड टू द, जो स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित व्यक्ति जो था, उसने ओल्ड फार्मर को कहा, यू ग्रो वेरी गुड क्रॉप्स, तुम तो बहुत अच्छी फसल उगाते हो। ग्रो मतलब उगाना, गुड क्रॉप्स मतलब अच्छी, गुड अच्छी, क्रॉप्स मतलब फसल, तुम तो बहुत अच्छी फसल उगाते हो। डू यू नो मैजिक ट्रिक्स, क्या तुम मैजिक ट्रिक्स जानते हो? तो वो क्या बोला? नॉट एट ऑल, नहीं, कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं जानता मैं, सेड द ओल्ड फार्मर। ओल्ड फार्मर ने कहा, देन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो फिर उसने, स्ट्रेंजर ने कहा कि देन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? आज द हेड ऑफ द एरिया, हेड ऑफ द एरिया ने उससे पूछा। एट दिस द ओल्ड फार्मर सेड, एट दिस मतलब इस बात पर ओल्ड फार्मर ने कहा, इट इज ड्यू टू द हार्ड लेबर ऑफ माई 4 sons। उसने कहा कि ये मेरे चारों बेटों का हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम है, मेरे चारों बेटों का कठिन परिश्रम है। आई गाइड देम एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली। गाइड मतलब मैं उनको, गाइड करना मतलब कि मैं उनको बताता हूँ कि तुम खेतों में इस तरह से काम करो, तो मैं उनको गाइड करता हूँ। एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब उसी अनुसार, जैसा मैं उनको बताता हूँ वो उसी तरह से खेतों में काम करते हैं। ठीक है, नाउ एवरीथिंग वाज क्लियर टू द हेड ऑफ द एरिया। अब एवरीथिंग मतलब हर चीज वाज क्लियर, मतलब क्लियर थी टू द हेड ऑफ द एरिया, को सारी चीजें क्लियर हो गई। ही वाज वेरी प्लीज्ड विद द ओल्ड फार्मर। प्लीज मतलब बहुत खुश था, बहुत खुश हुआ ओल्ड फार्मर से। ठीक है, फिर क्या हुआ, देन ही वेंट टू अदर फार्मर्स। देन ही वेंट मतलब गया, टू अदर फार्मर्स, अदर मतलब दूसरे फार्मर्स के पास में गया, हेड ऑफ द एरिया था जो। एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी। डिस्क्लोज मतलब बताना। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान। तो वेश बदल के आया था ना, तो उसने जाके सबको अपनी पहचान बताई कि मैं हेड ऑफ द एरिया हूँ। ठीक है, ही एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्ड एंड नॉट सिट आइडल। एडवाइस मतलब उसने सलाह दी उनको, देम टू वर्क हार्ड, कि आप लोग कठिन परिश्रम करिए, एंड नॉट सिट आइडल, और ऐसे आलसी बन के मत बैठिए। ठीक है, चलिए आज हमने बच्चों इसमें सारी ये लेसन पूरा कंप्लीट करा।
आपको इसका, अगर आपको इसकी बैक एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर या कुछ मतलब जो भी बैक एक्सरसाइज के आपको अगर एक बार में आपने इस लेसन को अच्छे से समझ लिया तो आपको उसकी कोई भी बैक एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका क्या एम होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इस लेसन को बहुत अच्छे से समझना है। इसके सारे भी हार्ड वर्ड्स जो है ना उनको स्पेलिंग भी लर्न करो आप और उनके मीनिंग भी याद करो, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे इसके वर्ड मीनिंग और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी। लेसन के एंड में इसमें सारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों को हमेशा से याद है किस तरह से हम वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखते हैं। एक बार मैं और उसका एक बार फिर से मैं उसका फॉर्मेट आपको समझा दूंगी और वही सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये देखिए ये बुक में दी है साइंटिफिक पर्टेनिंग टू साइंस। साइंटिफिक का मतलब होता है कि वैज्ञानिक, पर्टेनिंग टू साइंस मतलब जो विज्ञान से रिलेटेड हो, इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स, औजार, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, कंटेंटेड संतुष्ट होना, डिस्गाइज a thing that you wear to change your appearance so that nobody recognize you। disguise का मतलब होता है a thing that you wear, एक चीज जो तुम पहनते हो, to change your appearance। appearance मतलब कि जैसे हम दिख रहे हैं ना, उस अपने लुक को चेंज करने के लिए, अपने appearance मतलब अपने लुक्स को चेंज करने के लिए हम वो चीज पहनते हैं so that nobody recognize मतलब पहचानना, कि nobody कोई भी आदमी हमें नहीं पहचान पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्गाइज, वेश बदल के आना, ठीक है। अगला है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, अकॉर्डिंगली, इन अ वे दैट इज सुटेबल विद, ठीक है, उसी अनुसार काम करना। जो बोला गया है, जैसे बोला गया कि आपको ये इस वे को फॉलो करना है तो आपको उसी वे को फॉलो करना, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग, उस वे के अकॉर्डिंग ही काम करना हमको, ठीक है। आइडेंटिटी, हु और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। आइडेंटिटी मतलब किसी की पहचान, ठीक है, कि जैसे होता है ना कि कोई भी डॉक्टर है तो उनकी पहचान क्या है या आइडेंटिटी क्या है उनकी, ठीक है, तो उसको उस चीज को बोलते हैं आइडेंटिटी मतलब पहचान उसकी, ठीक है। चलिए अब आगे की बैक एक्सरसाइज देखें। पहले स्टूडेंट्स, पहले बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने के पहले मैं आपको उसका फॉर्मेट बता देती हूँ कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पर मैं एक बार और बता रही हूँ और आपको सेम फॉर्मेट को फॉलो करना, नहीं तो आपको रीराइट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम फेयर कॉपी में लिखेंगे कोई भी लेसन, तो उसमें आपको सबसे पहले डेट डालनी होती है, उसके नीचे आपको ये डेट, मंथ एंड ईयर ये डालना होगा, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर, लेसन नेम, वर्ड मीनिंग हेडिंग आएगी, उसको अंडरलाइन करेंगे हम स्केल से। ये ध्यान रखिए आप किसी भी चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपका हमेशा स्केल से अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम वर्ड लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ड उसका मीनिंग। आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी कि अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के बाद में अगर स्पेस छूट रही है, ये देखिए जैसे टूल्स के बाद में जगह छूटी है ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ से दूसरा वर्ड बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है, दूसरा वर्ड आपका अगली लाइन से ही शुरू होगा। क्लियर है सबको? और आपको सिंगल लाइन कॉपी में लिखना है और पेन से इस बार आपको लिखना है, ठीक है। इस बार आपको पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए वर्ड मीनिंग। अब इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन और आंसर कैसे लिखते हैं वो बता रही हूँ। अगली हेडिंग आएगी आंसर दिस क्वेश्चन। जब आपने सारे वर्ड मीनिंग लिख लिए उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए, अगली हेडिंग होगी आंसर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे स्केल से। अब मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड में हम फर्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर कोई भी, मैं आपको सारे जो इसकी बैक एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर, उसके लिए आपको एक आंसर शीट मिलेगी जिसमें सारे आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। वो आंसर शीट भी अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। क्लियर? तो ये आपने इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ी, फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फिर एक लाइन छोड़ी, वो सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फिर थर्ड क्वेश्चन लिखा, थर्ड क्वेश्चन को नोट करा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर, फिर एक लाइन छोड़ी। मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका काम होना चाहिए। अनटाइडी वर्क दिखने पर आपको वो काम को वापस से करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये इसकी बैक एक्सरसाइज है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, M फॉर मल्टीपल, C फॉर चॉइस, Q फॉर क्वेश्चन, और क्वेश्चन का S जो है वो यहाँ पर एंड में लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये इसमें A नाम दिया हुआ है, अभी मैं आपसे जब आंसर शीट डिस्कस करूंगी ना उसमें भी A लिखा होगा और उसके बाद फर्स्ट का आंसर होगा A। मैं आपको अभी इसको में समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। द ओल्ड फार्मर हैड 4 sons, 2 sons और 3 sons। कितने बेटे थे ओल्ड फार्मर के? 4 sons, हमने ए पर टिक कर दिया। सेकेंड है द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज रिमेन्ड बिजी इन, जो दूसरे फार्मर्स थे वो क्या चीज में बिजी रहते थे? प्लेइंग क्रिकेट, स्लीपिंग और प्लेइंग कार्ड्स। क्या चीज में बिजी रहते थे?
कार्ड्स खेलने में, तो इस पे हमने इसमें टिक कर दिया। ठीक है, चलिए अब बी वाला इसका वो है क्वेश्चन, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। दिख रहा है ना आप लोगों को? इसका ये ट्रू एंड फॉल्स है जो कि हम पहले भी करते थे। ठीक है, पहला वाला पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ यंग फार्मर इन अ विलेज। गांव में वो जो किसान था वो जवान था, यंग था कि ओल्ड था? ओल्ड था ना, ये रॉन्ग हो गया ये वाला। ठीक है, सेकंड देखते हैं। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी पुअर। बहुत पुअर था क्या वो? नहीं। क्यों? क्यों पुअर नहीं था? रिच था वो तो, क्योंकि वो बहुत अच्छी फसल उसके खेतों में उगती थी और उन फसल से वो बहुत रिच हो गया था। ये भी रॉन्ग है, इसको भी रॉन्ग कर दिया हमने। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स। ओल्ड फार्मर को अपने बेटों पर बहुत गर्व था कि नहीं था? ये राइट हो गया। अगला है द ओल्ड फार्मर्स थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक। द अदर फार्मर्स थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक्स। अदर फार्मर्स जो थे वो सोचते थे कि ओल्ड फार्मर मैजिक ट्रिक्स जानता है। सही है कि गलत? सही है, इसको ट्रू कर देंगे। द ओल्ड फार्मर वेलकम्ड द स्ट्रेंजर एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। ओल्ड फार्मर ने स्ट्रेंजर का वेलकम करा और उनको पीने के लिए पानी दिया था कि नहीं दिया था? ये राइट हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सी वाला इसमें क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह से। कुछ वर्ड दिए हैं यहाँ पर। ग्रू, ग्रो का पास्ट टेंस होता है ग्रू। ठीक है, ग्रो मतलब उगना, ग्रू मतलब उगती थी। जैसे ये स्टोरी पास्ट टेंस में चल रही है ना, अभी तो हो नहीं रही वाली स्टोरी, इसलिए इसमें ग्रू वर्ड है। ग्रो, ग्रो मतलब उगना, मैजिक जादू, फार्मर किसान, आइडल मतलब आलसी। ये वर्ड दिए हुए और यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक। अपन इसमें देखेंगे किसमें क्या आएगा। देयर लिव्ड एन ओल्ड डैश इन अ विलेज। कौन रहता था गांव में? ओल्ड कौन था? फार्मर था ना कि मैजिक था? फार्मर, इसमें फार्मर हो गया। सेकेंड है दे डैश वेरी गुड क्रॉप्स। वो बहुत अच्छी फसल उगाते थे। इसमें देखिए दो दिए हुए, ग्रो और ग्रू। वो बहुत अच्छी फसल उगाते थे, है ना? पास्ट टेंस में करते थे ना, तो हम पास्ट टेंस वाली वर्ब यूज करेंगे ग्रू। दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप्स। ठीक है, द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर, कैसे थे वो लोग? आलसी थे। आइडल, आइडल मतलब आलसी, थर्ड वाले में आलसी आइडल आ जाएगा। फोर्थ है दे थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू डैश ट्रिक्स। कौन सी ट्रिक्स जानता है? मैजिक, मैजिक कर दिया इसमें फिर। ही डज नॉट लेट गुड क्रॉप्स डैश इन आवर फील्ड्स। वो उसको जाके क्या बोले थे हेड ऑफ द फार्मर को कि ही डज नॉट लेट, ही किसके लिए आया यहाँ पर? ओल्ड फार्मर के लिए, कि वो नहीं उगने देता गुड क्रॉप्स, हमारे गांव में नहीं उगने देता। क्या नहीं होने देता? गुड क्रॉप्स क्या नहीं होने देता? डैश इन आवर फील्ड्स, ग्रो, ग्रो मतलब उगना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ग्रो, वो उगने नहीं देता, तो यहाँ पर आएगा ग्रो, ग्रू नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ ग्रू कर देंगे ना, तो उसका मीनिंग हो जाएगा इट डज नॉट लेट गुड क्रॉप्स ग्रू इन आवर फील्ड्स। वो हमारे खेतों में अच्छी फसल उगने नहीं देता था। अभी ये क्या हो रहा है? स्टोरी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि वो फार्मर्स उसके पास जाके क्या बोलते हैं कि वो हमारे खेतों में अच्छी फसल नहीं उगने देता, तो यहाँ पर ग्रो आएगा, ना कि पास्ट टेंस ग्रू। क्लियर हो गया आप लोगों को? बच्चों आज के लिए चलिए इसके क्वेश्चन आंसर और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव? कितने बेटे थे उसके? द ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स। अभी देखिए मैं इसकी खाली क्वेश्चंस इसमें लिखे, आंसर्स नहीं है, इसके लिए आपको आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, उस आंसर शीट में सारे आंसर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपको बुक में से नोट करने रहेंगे और आंसर शीट में से आप आंसर देखेंगे और उसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव? ओल्ड फार्मर के कितने बेटे थे? द ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिड दे ग्रो? किस तरह की क्रॉप्स उगाते थे वो? दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप्स, है ना, अच्छी फसल उगाते थे ना वो। तीसरा है व्हाट मेड द ओल्ड फार्मर वेरी रिच? ओल्ड फार्मर कैसे अमीर बन गया था? ओल्ड फार्मर बिकेम रिच ड्यू टू द हार्ड लेबर ऑफ हिज 4 सन्स एंड हिज वाइफ। यही आंसर है ना, उसके चारों बेटों और उसकी वाइफ की वजह से ही वो रिच हो गया था ना। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कुड अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स? जो दूसरे फार्मर्स थे वो खेतों में अच्छी फसल क्यों नहीं उगा पाते थे? बिकॉज द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज could not grow good crops because they were idle and they remained busy in playing cards. वो आलसी थे और कार्ड्स खेलने में बिजी रहते थे, इसीलिए उनके खेतों में अच्छी फसल नहीं उगती थी। यही आंसर होगा ना। चलिए अगला है व्हाट डिड द अदर फार्मर्स डिसाइड?
दूसरे फार्मर्स ने क्या डिसाइड करा, दे डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर विद द हेड ऑफ द एरिया, है ना। उन्होंने ये डिसाइड करा था ना कि हम इस मैटर को हमारे हेड ऑफ द एरिया के पास में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेड ऑफ द एरिया कम टू द विलेज, किस तरह से आया था हेड ऑफ द एरिया विलेज में, डिस्गाइज में आया था ना, वेश बदल के, तो इसका आंसर क्या होगा, द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज। चलिए अब मैं इसमें आपको आंसर शीट इसकी बता रही हूँ, ठीक है। देखिए जैसे बुक में पीछे में एक जो दिया है वो है, उसमें बुक में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है सी। जब आप बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बी है ट्रू एंड फॉल्स है, फर्स्ट है रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड राइट, फोर्थ राइट एंड थर्ड फिफ्थ भी राइट है, ठीक है। उसके बाद सी है, सी फिल इन द ब्लैंक सही है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर दिए, फर्स्ट का आंसर है फार्मर, सेकंड का ग्रू, थर्ड का आइडल, फोर्थ का मैजिक एंड फिफ्थ का ग्रो आंसर है, ठीक है। डी, ये डी नंबर का जो है ये है क्वेश्चन आंसर्स वाला है, इसमें सिर्फ आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस बुक में से नोट देखना है और उनको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। और आंसर इसमें ये दिया, क्वेश्चन नोट किया उसका आंसर लिखा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़िए, फिर क्वेश्चन नोट करा, फिर ये वाला सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हुए, क्वेश्चन आंसर के आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये ई में देखिए, ये तो हम ये चलिए ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए और आपको अब मैंने आपकी आंसर शीट बता दी है, आपको फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ये दोनों फेयर कॉपी में लिखना है, और ये बी और सी ये बुक में आपको करना है। लेकिन आपको सिर्फ इसको देख के नहीं करना है, आप पहले पूरे लेसन को अच्छे से समझिए, और अगर आपको सबसे पहले अपने मन से उसको ट्रू एंड फॉल्स है आप उसको समझिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। आंसर देख के आप नहीं करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो पहले आप लेसन को अच्छे से समझिए, तो आपको ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अपने आप से सारे समझ में आएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।